हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कल आप सबका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपकी तैयारियां हो ही चुकी होंगी। तो आज चलिए एक थोड़ा सा टेस्ट लेके देखते हैं कि आपको कितना आता है, और कुछ हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस भी हो जाए। तो उसका यूपी बीएड में जो साइंस का पार्ट है उसके कुछ 15-20 क्वेश्चंस में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो चलिए फटाफट हम वो क्वेश्चंस एक बार देख लें। ये प्रीवियस ईयर्स के ही हैं क्वेश्चन। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर एक बार कर दूं। लीजिए, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से। हाँ, तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन Fe और HCl का जब रिएक्शन होता है, आयरन जब किसी भी उसके साथ, क्या नाम है इसका, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम सबको पता है कि एक सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसका ऑप्शन जो है पहला दे रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन टू क्लोराइड आर प्रोड्यूस। यही सही ऑप्शन होना चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन और ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन ही नहीं सकता, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। OH कहाँ से है, इसमें तो O है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो OH कहाँ से बनेगा। नो रिएक्शन प्लस टेक्स प्लेस, ये भी गलत है भाई। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा ही करेगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, वाटर फिर वही बात भाई, वाटर नहीं बन सकता। आयरन सॉल्ट तो ठीक है, इन्होंने आयरन सॉल्ट बोल दिया कि FeCl बनेगा, FeCl2 बनेगा, लेकिन वाटर, वाटर कहाँ से, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वाटर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आंसर इज वन, ऑप्शन वन। मैं इसको एक बार मार्क कर देती हूँ। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन टू क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन यूज्ड इन गेटिंग फॉर गेटिंग पेन रिलीफ इन पेन। एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है, तो एंटीबायोटिक्स नहीं हो सकती। एनाल्जेसिक्स, यस ये है, यही आंसर है। बट आगे हम चेक करते हैं। एंटा एसिड, नाम ही समझ में आ रहा है, ऑपोजिट एसिड। एंटा एसिड मतलब एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करने वाली, तो एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करने वाली एंटा एसिड्स होती हैं, तो ये पेन रिलीफ नहीं देती हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी नहीं हो सकती। एंटीसेप्टिक किसी चोट में या किसी ऐसी चीज में कटवट लग जाता है तब यूज होती है। तो करेक्ट आंसर इज एनाल्जेसिक। देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसे ही कल क्वेश्चंस आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। Next question is, in a neuron, conversion of electrical signal to chemical signal occurs in या फिर at cell body। सेल बॉडी तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन हो गया ना, उसका मेन जो पार्ट रहता है। और एक्सॉन टर्मिनल, डेंड्राइट्स या एक्सॉन। एक्सॉन एक तरह से उसकी बोन हो गई, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बोन होती है ना, ऐसे एक्सॉन तो न्यूरॉन की बोन हो गई, उस पे नहीं हो सकता। सिग्नल ट्रांसफर, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होना है मतलब टर्मिनल्स पे होगा, तो करेक्ट आंसर इज एक्सॉन टर्मिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? ये सब हमने क्लास 7th 8th में आराम से पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है। P is equals to V square upon R. Correct. Power is V square upon R. Voltage upon resistance. V is voltage and R is resistance. I is current. And power is equals to VI. Voltage into current. ठीक. Power is equals to I square R. सर्किट में पावर I स्क्वायर R होती है, ना कि IR स्क्वायर। तो इन दोनों में से थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया है कि बच्चे जल्दी से हड़बड़ाहट में गलत कर दें, पर नहीं, हम सही करेंगे। IR स्क्वायर नहीं होती है। तो इसमें क्वेश्चन इज विच डज नॉट पे ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में नहीं, तो डज नॉट में आएगा IR स्क्वायर नहीं होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The two forms of energy released by a tungsten filament used in a bulb are, भाई जब फिलामेंट जलता है, बल्ब जलता है,
तो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या रिलीज होंगी, ये रिलीज होंगी, एक तो लाइट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी थोड़ा रिलीज होगी, इलेक्ट्रिसिटी से तो वो ऑपरेट हो रहा है, वो थोड़ा लाइट एंड हीट रिलीज हो रही है ना जब हम कोई भी बल्ब ओपन करते हैं। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट। कार्बन, करेक्ट, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन इज नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो तीनों से ही, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, तीनों से ही एसिड रेन कॉज होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देख रहे हैं कितना कम समय लग रहा है, कितना कम टाइम लग रहा है हमें क्वेश्चंस करने में। फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज होता है, वाटर। वाटर एज अ फ्यूल नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वाटर के अगर मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम ब्रेक करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि वो एक पावर प्लांट के यूजफुल हो और पावर प्लांट को ऑपरेट कर सके। यूरेनियम यूज होता है, बट थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं होता है यूरेनियम, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फिजन से निकलती है। फिजन, जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो फिजन होता है, फिजन रिएक्शन होती है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में यूरेनियम नहीं यूज होता, क्योंकि बहुत ही हाई इमेंस एनर्जी निकलती है, बहुत हाई पावर की। बायोमास फ्यूल नहीं यूज होता है, बायोमास में भी इतना एनर्जी नहीं रिलीज होती है, तो इनका यूज होता है बायोमास, बट बायोमास पावर प्लांट्स स्पेसिफिक। फॉसिल फ्यूल्स, हाँ जी, कोल वगैरह जो फॉसिल फ्यूल्स है, मेजॉरिटी यही सब थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में आपका कोल आता है, कोल वगैरह आता है, तो यस, कोल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अ वेल स्टेन्ड, कर देते हैं, a well stained leaf peel mound, okay, when observed under the high power of microscope shows nuclei in well stained leaf peel mound। का क्या है मतलब, एक लीफ पत्ता लिया है, उसको अच्छे से डिप किया गया है, उसमें स्टेन किया है उसको, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें क्या दिखेगा, अगर वो एक कोई भी लीफ को अगर लेके हम देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में पील्ड लीफ को लेके देखते हैं, तो हमें दिखते हैं एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो वेल स्टेन्ड है तो फिर हमें सिर्फ गार्ड सेल में ही न्यूक्लियर दिखेगा, ओनली इन गार्ड सेल्स। तो क्योंकि यहाँ पे दिया इन्होंने वेल स्टेन्ड, ये थोड़ा ध्यान देखने वाली बात है कि वेल स्टेन्ड है तो ओनली गार्ड सेल्स है। अगर स्टेन्ड लीफ पील माउंट होता तो हम गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल्स में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मींस दैट, अच्छा, कोई बर्तन रखा हुआ है, इसमें खाना पक रहा है, नीचे से बर्तन काला हो रहा है, होता है, सभी के साथ होता है, कुकिंग में ये प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा क्यों होता है भैया? तो देखें जरा, इसका ऑप्शन 1 क्या है, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, कह नहीं सकते। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो इसका ऑप्शन होगा फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक्स में कि जब फ्यूल बर्न होता है तो वो एक ब्लू फ्लेम रिलीज करता है, एक ब्लू फ्लेम निकलती है उससे। अगर ब्लू फ्लेम निकलेगी कंप्लीटली बर्न होने पे फ्यूल, तो वो नीचे से बर्तन काला नहीं होगा। और अगर वो ठीक से बर्न नहीं हो रहा है, इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, देन एक सूटी फ्लेम निकलती है। सूटी फ्लेम मतलब उसमें कार्बन कंटेंट होता है, तो वो जो कार्बन कंटेंट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है वेसल के नीचे, बर्तन में वो जम जाता है जाकर, तो इसलिए द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। यीस्ट मल्टीप्लाइज बाय मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग, सिस्ट फॉर्मेशन। बडिंग इसका सही आंसर है, क्योंकि यीस्ट मल्टीप्लाई करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसको हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग में सिंगल एक यीस्ट भी होता है, उस वो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और नंबर ऑफ यीस्ट बना देता है, तो दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आए हम, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड बाय रेजन्स इज, अब भाई रेजन्स क्या होता है, रेजन्स मतलब किशमिश वगैरह। परसेंटेज ऑफ वाटर, अगर हम किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जब हम रेजन को उसमें डिप कर देते हैं वाटर में, उसके बाद जो उसका फूल के जो वेट हो जाता है, दैट इज फाइनल वेट, उसको हम वे करेंगे, उसका जो फाइनल वेट है, और जो इनिशियल वेट था, ड्राई रेजन्स का जो इनिशियल वेट था, ठीक है, उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे।
फाइनल वेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि उसने पानी भी ऑब्जर्व किया, तो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट, दोनों का डिफरेंस निकल आया, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, डिवाइडेड बाय जो उसका ओरिजिनल वेट था ड्राई रेजिन का वो, और इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है इसलिए इनटू 100। तो अगर बात करी जाए फॉर्मूले को देखते हुए तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ड्राई रेजिन नहीं, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं उसके वेट से, इनिशियल वेट से, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ड्राई रेजिन। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। तो क्या फॉर्मूला हुआ, फाइनल वेट ऑफ द रेजिन आफ्टर एब्सॉर्बिंग दैट वाटर इन विच इट वाज डिप्ड माइनस इनिशियल वेट ऑफ ड्राई रेजिन डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ ड्राई रेजिन। ठीक है, ये एक परसेंटेज निकालने का, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबने पढ़ा होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक लॉ है। लाइट चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो इसमें भाई इसमें तो बिना देखे आपको पता चलना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्या होता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन चेक करें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही आंसर करेक्ट है। आगे क्या दे रखा है उन्होंने देख लेते हैं एक बार फिर भी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ना भाई द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस पे जो एक रे ऑफ लाइट आती है वो एक एंगल बनाती है परपेंडिकुलर से, अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उससे जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं यहाँ पे शायद अगर पिक्चर बना पाऊं, लेट मी सी, यस मैं बना पा रही हूँ, और इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, दिस इज रे ऑफ लाइट, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब ये एक वैसा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, मैंने बना पाया, ठीक है। तो हम नीचे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, the characters transmitted from parents to offspring are present in genes। जेनेटिक्स की बात है तो भैया जो आपके पेरेंट्स में है बच्चों में आएगा, वो जीन्स में होता है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, कंफ्यूजन के लिए क्रिएट कर रखा है, जीन्स इज द करेक्ट आंसर। डीएनए में होता है, जीन्स में होता है वो चीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों पेरेंट्स से बच्चों में आती है, ऑफस्प्रिंग्स में आती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही लगता है पार्ट 2 हो गया, कि फर्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी पे दिया था, जीन से आता है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस इज, अच्छा, एबिलिटी ऑफ अ लेंस, एबिलिटी ऑफ अ लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस क्या होती है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर्स में होती है, तो 1 अपॉन मीटर्स, उसके लिए एक नई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, उसको बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। An alloy is, what is an alloy? Alloy क्या होता है, homogeneous mixture होता है, heterogeneous mixture होता है, compound होता है, element होता है। भैया element तो होता नहीं है, क्योंकि alloy नाम ही मतलब है एक से ज्यादा चीजें होंगी। homogeneous mixture, yes, homogeneous mixture ही होता है, क्योंकि किसी भी चीज का जब हम alloy बनाते हैं तो जो 3-4 metals हम जो मिलाते हैं, जो उसमें, उनको हम पहले मोल्टन स्टेट में मिक्स करते हैं, फिर उनको सॉलिडिफाई करते हैं। तो जो कि मोल्टन स्टेट में मिक्स करते हैं फिर सॉलिडिफाई करने से एक होमोजेनियस मिक्सचर, पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर मिल जाता है, हेट्रोजेनियस नहीं होता है। तो ठीक है, इसका आंसर है होमोजेनियस मिक्सचर होता है एक एलॉय। द फॉसिल रिमेन्स ऑफ आर्कियोपेटेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये ठीक है, ये थोड़ा टफ वर्ड हो सकता है, सबके लिए ये हो सकता है, पर ये बात कर रहे हैं रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बारे में। तो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये बर्ड्स जैसे दिखते हैं, इनके बर्ड्स जैसे विंग्स होते हैं, दे कैन फ्लाई, बट उनकी टेल होती है और टीथ होते हैं, टीथ होते हैं,
तो ये एक टाइप ऑफ डायनासोर्स ही थे, उनके फॉसिल रिमेन्स मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल से ही बर्ड इवॉल्व हुई हैं। तो पहले रेप्टाइल्स थे, तो डायनासोर्स रेप्टाइल्स की फॉर्म में थे, फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे उनसे एवोल्यूशन हुआ, तो फिर वो बर्ड्स में चेंज हो गए। तो ये फॉसिल रिमेन्स में ही हमें दिखता है कि उनके टीथ भी हैं, उनके विंग्स भी हैं, टेल भी है, तो वो एक मिक्सचर हो गए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का। अ पेस मेकर इज मेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। भाई पेस मेकर से समझ में आ रहा होगा किसी चीज की पेस मतलब स्पीड को कंट्रोल करना। स्पीड किसकी कंट्रोल करेंगे? ट्रांसप्लांटिंग लिवर नहीं, ट्रांसप्लांटिंग लिवर, ट्रांसप्लांटिंग हार्ट बिल्कुल भी नहीं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो नहीं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट्स को रेगुलेट करने के लिए एक पेस मेकर लगाया जाता है। जनरली जब हार्ट बीट अगर थोड़ा स्लो होने लगती है, नीचे की तरफ गिरने लगती है, उसको ऊपर उठाने के लिए एक पेस मेकर लगाया जाता है। वैसे एक हमारे बॉडी में भगवान ने नेचुरल एक पेस मेकर बनाया है जिसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड। ये एक नेचुरल पेस मेकर का काम करती है, बट जैसे जैसे एज होती है, उम्र होती है, उम्र के साथ या किसी और बीमारी की वजह से ये नोड जब फंक्शनल नहीं रहती है, नहीं काम कर पाती है, तो एक आर्टिफिशियल हम मशीन लगा सकते हैं जिसका नाम होता है पेस मेकर, और वो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। Renewable energy is preferred over the conventional energy as they are, renewable energy क्या होती है? Non exhaustible होती है। Yes, highly efficient, costly, none of these। ठीक है, कॉस्टली की तो बात नहीं है, जब हम बोल रहे हैं प्रिफर्ड, तो कॉस्टली का तो कोई सीन ही नहीं बनता, कॉस्टली का कोई मतलब नहीं है। हाईली एफिशिएंट भी इतनी एफिशिएंट नहीं होती है रिन्यूएबल एनर्जी, बट यस नॉन एग्जॉस्टेबल होती है। pH of gastric juices released during digestion is less than 7। हमेशा गैस्ट्रिक चीजों का मतलब एसिडिक चीजों का, गैस्ट्रिक जूसेस, सबसे बड़ी बात तो आपको पता होना चाहिए, जो इंटेस्टाइन में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, बिलीरुबिन वगैरह, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर मतलब pH लेस देन 7। जिस भी चीज का pH लेस देन 7 है तो दैट इज एसिडिक इन नेचर। बेसिक नेचर होता है, बेस का नेचर होता है pH इज मोर देन 7। ठीक है, वाटर का pH 7 होता है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो साइंस पार्ट के थे, कुल मिला के शायद 20 क्वेश्चंस थे, यस 20 क्वेश्चंस थे, वो हमने सारे देख लिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आज भी आप पूछ सकते हैं, टाइम है, एग्जाम कल है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से चीजें करेंगे ध्यान से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग की सबकी अच्छी से तैयारी है, तो एक बार ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और भी अगर आप लोग कुछ कहेंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो मैं जरूर क्लियर करूंगी। शाम तक मैं एक और वीडियो डाल दूंगी अगर रिक्वायरमेंट आई तो। ओके, थैंक यू देन, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। सब लोग अच्छे से एग्जाम देंगे और कल हम फिर डिस्कस करेंगे, जब एग्जाम का पेपर आएगा, देखने को मिलेगा हमें टीचर्स को, तब हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच।